हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो, एक बार कंफर्म करेंगे वॉइस और स्क्रीन के बारे में। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे वॉइस और स्क्रीन के बारे में। भाई, आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है या नहीं आप लोगों को? यस और नो? एक बार जल्दी से कंफर्म करिए सो दैट हम आज के सेशन की शुरुआत कर सके। हमारी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की डेडिकेटेड कोर्स शुरू हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एवरीथिंग गुड? ओके, वेरी गुड। चलिए, आज के सेशन में आई थिंक आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी पढ़ाते हुए देख रखा होगा, बिकॉज मैंने करीबन 6 क्लासेस ले रखी हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पर बेस्ड। और आज के इस सेशन में जिस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं सिलेबस को कट करके कि भाई हमारे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज का हमारा सेशन मेनली किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पर बेस्ड होने वाला है। सबसे पहले वेरियस साइज रिडक्शन मशीनरी एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, separation equipment based on size, shape and surface characteristics, heating and cooling of food products, mode of heat transfer and types of heat exchangers, शाइकोमेट्रिक चार्ट जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं and its application in drying, EMC and its determination। EMC का मतलब है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि मैं आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगी, या जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे कि EMC क्या होता है। The principles of drying and drying equipments, water activity, types of evaporators, steam economy, refrigeration and cooling load calculation। इसके अलावा various size reduction theories and milling process for rice, maize, wheat and pulse। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। साथ ही साथ पार बॉइलिंग ऑफ wheat and paddy is another very important topic। ग्रेन के स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिसमें वो कोठरी और मोरई, ये सारे ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स पढ़ने होंगे, उनसे रिलेटेड थ्योरी, उनका डिजाइन रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड थर्मल प्रोसेसिंग। देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपने सिलेबस देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स में डिवाइडेड है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग सेक्शन। अब ये जो पर्टिकुलर हमारा यूनिट दिया हुआ है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के सेक्शन में, इसमें अगर कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके साथ इस यूनिट की शुरुआत करनी चाहिए हमें, सो दैट हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके चीजों का, तो दैट विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यस, जो कि आपने देखा अभी सिलेबस के अंदर था भी, जो सबसे लास्ट लाइन था एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के अंदर का, that is the principles of food preservation। ठीक है, और इसी टॉपिक के साथ आज के इस बढ़िया से सेशन को हम शुरू करेंगे। आई एम श्योर आप सभी को आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप शायद बहुत जगहों से पढ़ते होंगे, बट जिस तरह से मैं इन सारे टॉपिक्स को डील करूंगी, आई मेक श्योर कि आपसे एक भी सवाल ना छूटे, एंड राइट फ्रॉम बेसिक्स टिल एडवांस्ड आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। देखिए, एक पार्ट ऐसा है जिसको अक्सर टीचर मिस कर देता है, वो है इंस्टीट्यूट्स व्हिच एक्चुअली वर्क ऑन प्रिजर्वेशन या प्रोसेसिंग। प्रिजर्वेशन क्या होता है? भाई, किसी चीज के लाइफ को बढ़ा देना। आम सालों साल आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आम को आप जैम में परिवर्तित कर दे तो सालों साल बिल्कुल स्टोर हो जाएगा। जेली में परिवर्तित कर दे तो सालों साल स्टोर हो जाएगा। आम को अचार में परिवर्तित कर दे तो सालों साल स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज प्रिजर्वेशन। किसी चीज के लाइफ को बढ़ा देना, ठीक है, इंक्रीजिंग द लाइफ, दैट इज नोन एज प्रिजर्वेशन। एक और शब्द होता है एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, एंड दैट्स प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या है?
तो भाई जितने भी हमारे पास रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको उसी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, उनको यूजेबल फॉर्म में बदलना, उनको ऐसे रूप में बदल देना जो कि बड़े आसानी से यूज किया जा सकता हो, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग। सेशन के साथ बने रहिएगा बिकॉज बहुत मजा आएगा आपको सेशन में, ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी लकड़ी के टुकड़े से अगर हम फर्नीचर तैयार कर दें तब तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू लोग। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज प्रोसेसिंग, और इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, प्रोसेसिंग। वैसे मैं आपको फिर से कह देती हूं कि कभी भी आपको पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए प्रिजर्वेशन क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखोगे। सो मैं शुरू कर रही हूं सबसे पहले टॉपिक के साथ, और आप चेक कर लेना कि आपको जिस भी जगह पर असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर की तैयारी कराई जा रही होगी, कहीं पर भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग वाले पार्ट को इस तरह से डील नहीं किया जाएगा जैसे मैं कर रही हूं। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूं इंस्टीट्यूट्स के साथ। बच्चों को लगता है कि भाई ये जरूरी पार्ट कहां है, लेकिन क्या पता कि ये टॉपिक से भी एक आध सवाल आपको इस बार देखने को मिल जाए। सबसे पहला इंस्टीट्यूट विच इज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन इज एफपीसीआई। आई एम वेरी श्योर कि आप में से शायद ही किसी को इसका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर्स पता होगा। ट्राई करना चाहोगे तो करो एक बार। तुम में से किसको पता है एफपीसीआई के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ट्राई करो एक बार। Where is the headquarters of FPCI? Yes, फुल फॉर्म तो दूर की बात है, वैसे भी फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता इंस्टीट्यूट्स का। Would you like to try it out? FPCI के हेडक्वार्टर्स। भाई इंगेज हुआ करिए लाइव क्लास में। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है, अदरवाइज फिर तो रिकॉर्डेड ही देखना बेहतर है। फूड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार चेक भी करिए, इसका फुल फॉर्म है फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट। बट लेट मी टेल यू, मैं आपको आज बोल रही हूं और ध्यान रखना ऐसा ही होगा कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूट पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वो फुल फॉर्म नहीं होता, वो हमेशा उस इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स होते हैं। ये कहां पर सिचुएटेड है? सो दिस इज सिचुएटेड इन लखनऊ यूपी, और ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। आप चेक कर लीजिए पूरे के पूरे यूट्यूब को, छान डालिए, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है खास करके एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स के लिए, जिसे मैं शॉर्ट में सिफेट पढ़ती हूँ। आप भी ऐसे ही पढ़ें, बिकॉज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फुल फॉर्म से सवाल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके हेडक्वार्टर्स आएगा, और बताओ जल्दी से, ट्राई करो कहां पर है इसके हेडक्वार्टर्स, बिकॉज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसके हेडक्वार्टर्स पता होंगे। आज पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो उसके लिए फास्ट आंसर देंगे तभी हम आ पाएंगे। सिफेट, यस, वेरी गुड ईशा मीना। सिफेट का फुल फॉर्म बताने से पहले इसके हेडक्वार्टर्स जान लीजिए। इट इज इन लुधियाना, पंजाब। फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं फिर से कह रही हूं, फुल फॉर्म रटने पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, हेडक्वार्टर्स ही पूछा जाएगा, ये बात बांध लो एकदम। नेक्स्ट आते हैं निफ्टेम पर। नेक्स्ट क्या है? निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। कहां है इसका हेडक्वार्टर? कोई बता दो जल्दी से, कोई बता दो। मैं चैलेंज करती हूं कि किसी भी टीचर ने आज तक इस तरह से तो शुरू नहीं किया होगा चीजों को। यस, सोनीपत कहां है बेटा? ईशा, एब्सोल्युटली राइट। कहां है ये? यस, वेरी गुड। So National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, this is also situated in Haryana. Yes, very good. Now coming to the next institute, CFTRI. अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको उन सारे पॉइंट्स को मैं पढ़ाऊंगी, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म कर देगा पेपर में। पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन सभी का नहीं होता, याद रखना। CFTRI, एनीबडी कहां पर है ये जल्दी बताएंगे? वेयर इज दिस वन, दिस इंस्टीट्यूट?
सेशन को शेयर करते रहिएगा बिकॉज बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा आज का। एक बार इस टॉपिक को मैं खत्म करूं और उसके बाद आती हूं मेन टॉपिक पर, एंड दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हाँ जी, कहां पर है ये? CFTRI, एनीबडी? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। फुल फॉर्म MP में है, होश में हो। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन मैसूर, कर्नाटका, नॉट इन MP। इतने हलवा टाइप सवाल में भी फंस जा रहे हो। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, इनर सा इंट्यूशन होता है कि शायद आपको इस बार ये सवाल देखने को मिलेगा आपके पेपर में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे और साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स भी लिख लेंगे, तंजावुर, तमिलनाडु। तंजावुर, तमिलनाडु। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन के लिए दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स। याद रखना, मैं अपने हर एक यूनिट को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी, ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से, चाहे वो ऐसे छोटे टॉपिक ही क्यों ना हो जिसमें इंस्टीट्यूट्स पढ़ने हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द मेन टॉपिक विच इज देयर इन योर सिलेबस, and that is the principles of food preservation। भाई हमें चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना है, तो किन किन प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना होगा, किन किन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना होगा। तो बाबू लोग, मैं आपको बताते चलूं कि फूड प्रिजर्वेशन के मेनली मुख्यतः 3 सिद्धांत होते हैं, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब किसी चीज का रोकथाम करना, और डीले, डीले मतलब किसी चीज को लेट से करना, और डीले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। हमारे क्रॉप्स के, हमारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के सबसे बड़े दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रिंसिपल पहला क्या कहता है भैया कि इन माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाले सड़ने के प्रोसेस को या तो रोक लो या फिर डीले कर दो, कि भैया हो भी रहा है तो थोड़ा लेट से हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। बहुत बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ नहीं होता चीजों को खराब करने में। जैसे कि हमें बर्बाद करने के पीछे या तो हमारे दोस्त रहते हैं, या तो हम खुद ही अपने बर्बादी का कारण होते हैं। ठीक उसी तरह से या तो हमारे फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बर्बादी होती है, या फिर खुद की वजह से भी वो बर्बाद हो जाते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। अब बोलोगे कि मैडम क्यों हो जाते हैं भैया? कभी खाना अपने से खराब होता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा, अगर आप आलू काट के रखते हो, सेब को काट के रखते हो, तो वो भूरा पड़ने लगता है। उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ नहीं है, वो खुद की वजह से खराब हो रहा है। बिकॉज हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में इस तरह के एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं जो कि उनको खराब करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट्स। बहुत बार कीड़े वीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से खराब हो जाता है। एंड मैकेनिकल डैमेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह के दौरान जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, उन पर जो डैमेज पहुंचता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर एक एक करके पढ़ते जाना है। तो ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, बिकॉज इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, ध्यान रखोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन और डीले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। क्योंकि आप एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स हैं, तो हो सकता है आपको कुछ कुछ चीजें इसमें बायोलॉजी वाली ज्यादा लगे, बट डोंट वरी, आई एम हियर, और आपको सारी चीजों को मैं समझा के जाऊंगी। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सड़ने से या सड़ाने के जो प्रोसेस है, उससे हमें अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स को बचाना है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखिएगा। सबसे पहला,
कि अगर तुम्हें अपने क्रॉप को, फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सड़ने वाले प्रोसेस से बचाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई तुम कुछ ऐसा करो ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री ही ना हो पाए। ठीक है, कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखने का तरीका है, साफ सफाई की मदद से आप ये कर सकते हो कि भाई बर्तन जो आप यूज कर रहे हो बिल्कुल साफ धुला हुआ होना चाहिए। मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर के आए, क्या करते हैं हम? तुरंत से फ्रिज में उसको वैसे ही ठूस देते हैं। भाई धो लो, उसको साफ कर लो, ड्राई कर लो, फिर फ्रिज में रखो। तो ये सारी चीजें होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से कोई जानता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर रखने के प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में? वो टर्म क्या है मुझे जरा बताइएगा आप लोग। हमारे सवाल आप बनाने में ना सोचोगे, याद रखना, सबसे नहीं बनते हमारे सवाल। और जो बच्चा हमारे सवालों को सॉल्व करने लगता है ना सही सही, उसका पेपर निकल ही जाता है, याद रखना। चलिए मुझे बताइएगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज व्हाट इन प्रिजर्वेशन? उसको क्या कहा जाता है प्रिजर्वेशन में? जरा जल्दी बताएंगे सो दैट आई कैन मूव अहेड ऑल्सो। भाई बोलिए, आपके सिलेबस का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। स्टेरिलाइजेशन? नहीं नहीं, स्टेरिलाइजेशन पे तो वो मर जाते हैं, पूरी तरह से मार डालना स्टेरिलाइजेशन होता है। हम इनको मार नहीं रहे, बस ये कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखें अपने फूड आइटम से। इस प्रिंसिपल मुझे पता है नहीं बता पाओगे, इसीलिए तो पढ़ाई कीजिए हमारे साथ मिल करके, जुड़ करके। इस प्रिंसिपल को कहते हैं बाबू लोग एसेप्सिस। क्या कहते हैं? एसेप्सिस। ठीक है, कभी शायद सुने भी होगे, तो बिना पढ़े तो नहीं बन पाता है। ड्राइंग बोल रहा है कोई तो भाई, ड्राइंग कहां से? नहीं नहीं नहीं, आप लोग पढ़िए प्लीज, आप लोग को पढ़ने की जरूरत है। कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट? सो दैट्स नोन एज एसेप्सिस। सेप्टिक मतलब जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एसेप्टिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं वहां पर। एसेप्सिस को एक और तरीके से पूछा जाता है, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नामो निशान ही नहीं, उसको भी एसेप्सिस बोलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तरह तरह के इंफेक्शन होते हैं, तो इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, एब्सेंस ऑफ इंफेक्शन, वो भी एसेप्सिस होगा। अरे इतने अच्छे से तुम्हें नहीं पढ़ाएगा कोई भी, ध्यान रखना, इतने तरीकों से मैं सिखा रही हूं। तो सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखो भैया जितना हो सके। अब मान लो तुम बाहर नहीं रख पाए, किसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ढीठ थे, वो घुस गए हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो अब क्या? अगर वो घुस गए तो उनको वहीं पर रहने देना है? नहीं ना। तो नेक्स्ट स्टेप बोलता है रिमूव करो भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस गए हैं, बाय रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब प्रिंसिपल्स हैं प्रिजर्वेशन के, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो रोकने की कोशिश करो, रोकने के प्रोसेस को कहा एसेप्सिस। मान लो तुम नहीं रोक पाए, घुस गए, एंट्री मारी ली, तो भैया आप जो एंट्री करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको बाहर निकालो ना। और बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है विच इज नोन एज फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम छान देते हैं उस चीज को, इसलिए फिल्ट्रेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर लिक्विड आइटम्स। ठीक है, ये लिक्विड आइटम्स में मेनली यूज किया जाता है, हर जगह पर आप यूज नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट, एक एक सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, अब किसी तरह से तुम रिमूव भी नहीं कर पा रहे हो, मान लो सॉलिड फूड आइटम है, तो उसको तो नहीं छानोगे ना बाबू लोग, तो उसमें हम क्या करें? तो उसमें हम करते हैं तीसरी चीज, विच इज बाय हिंडरिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि भैया ठीक है तुम घुस गए हो, अच्छा रहो वहां पर, लेकिन मैं तुम्हें फैलने नहीं दूंगा वहां पर, क्योंकि जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे उतना फास्ट हमारे फूड आइटम को खराब कर देंगे, इसलिए उनकी ग्रोथ को ही रोक दो भैया, बाय हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं? तो यहीं पर या तो आप लो टेम्परेचर को यूज करो, जैसे फ्रिज वगैरह होता है, या फिर आप यूज करो ड्राइंग। जितेंद्र तुम कह रहे थे ना ड्राइंग देखो क्या करता है, या फिर आप कर दो क्रिएट एनाएरोबिक कंडीशन। एनाएरोबिक कंडीशन मतलब यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा भाई,
नो ऑक्सीजन। और इतनी किसकी मजाल है कि एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में दुनिया जिंदा रह सके, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर सकता हो, रोक सकता हो, एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा चौथा तरीका, ये पहला प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं, जरा होश में रहिएगा, ये पहला प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन या डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। इसमें चौथा और आखिरी तरीका है कि अगर इनकी ग्रोथ से भी ये ना सुधरे तो इनको फाइनली मार डालो भैया। पहले तुमने उनको रोकने की कोशिश की, नहीं रुके तो छान करके बाहर निकालने की कोशिश की, छान करके भी बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, फिल्टर करके भी, तो क्या करोगे, उनकी ग्रोथ को रोकिएगा। और अगर ग्रोथ भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो भैया मारो उनको। किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यहीं पर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे हम या तो कहते हैं पास्चराइजेशन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हम करेंगे स्टेरिलाइजेशन। यस, और अब एक एक करके इन सारे टर्म्स को समझते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, याद रखिएगा। चलो भाई लोग और बहनों भी, मुझे ये बताइए कि क्या इसके अंदर मैंने आपको जितनी सारी चीजें पढ़ाई, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू एवरीबडी, यस और नो? धीरे धीरे और क्लियर होगा, मत परेशान हो। अभी लग रहा होगा अरे यार कहां पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए। यस, कम ऑन, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू एवरीबडी, यस और नो? प्लीज लेट मी नो दैट। चलिए जल्दी से बताइए, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर टू एवरीबडी, यस और नो? आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर डियर? पहला प्रिंसिपल के अंदर ये 4 मेथड्स हमने पढ़े। पहले बाहर रखने की कोशिश की जाए, जिसको एसेप्सिस कहा। अगर अंदर आ ही गए तो उनको बाहर हटाया जाए, फिल्ट्रेशन कहा। अगर तो भी नहीं हट रहे तो उनकी ग्रोथ को रोकिए, ब्लांचिंग अलग है, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड में आता है ब्लांचिंग, जो कि नेक्स्ट प्रिंसिपल है। सोल्यूशन आपका क्वेश्चन था, ब्लांचिंग किस में आएगा? अरे यही सारे टॉपिक्स में तो महारत ही हासिल है। ये सेकंड वाला, ये जो है ना सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, ब्लांचिंग इसी में आता है। मैं तो अभी बस पहला ही प्रिंसिपल पर थी, बाकी लोग बताएंगे प्लीज, आर ऑल द पॉइंट्स क्लियर, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, सोल्यूशन, आई होप आपका आंसर मैंने दे दिया है आपको। मैं फिर से कह रही हूं, हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से मैं पहला प्रिंसिपल पढ़ाने जा रही हूं अब और डिटेल में। पहला प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बचाइए। ठीक है, फिर से मैं लिख दे रही हूं, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। मैम एंजाइम्स किस में बोला आपने? वही सेल्फ डिकम्पोजिशन में बोला था मैंने, सनी। तुम लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो, लेकिन जब मैं पूछ रही हूं कि बताओ सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जितना सिंपल पढ़ाती हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, मैं फिर से रिपीट करने का चांस मिल रहा है, देख लो। इसके अंदर सबसे पहला क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखो, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो जल्दी से चैट में लिखो, इसको मैंने क्या बोला था, क्या टर्म बोला जाता है, इसके अंदर सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्या कहा जाता है, जरा जल्दी बताइए, चैट में लिखिए। भाई एग्जाम निकालना है ना, अगर एग्जाम निकालना है तब तो पढ़ना पड़ेगा बाबू लोग। यस, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? एसेप्सिस, मैंने अभी जस्ट बोला था। एसेप्सिस फॉलो करने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? साफ सफाई, क्लेनलीनेस, साफ सफाई। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोक सकते हो। सही तो है भाई, साफ सफाई जितनी ज्यादा होगी, साफ सफाई जितनी ज्यादा होगी उतनी दूर रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लीनलीनेस के लिए आप साफ सफाई में वॉशिंग कर लीजिए भाई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लाते हो धोकर रखा करो उसको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। इसी के अंदर का नेक्स्ट प्रिंसिपल है ना, याद रखिएगा। यस, आई थिंक चैट थोड़ा स्लो चलता है,
क्योंकि मुझे अभी आंसर आपका मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा प्रिंसिपल कहता था कि मान लो तुम दूर नहीं रख पाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो घुस गए तुम्हारे फूड आइटम्स में, तो अब उनको रिमूव कीजिए, विच इज नोन एज फिल्टरेशन। और फिल्ट्रेशन में कुछ ऐसा सवाल खास नहीं बन सकता, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा कि फिल्ट्रेशन आप कैसे आइटम्स में परफॉर्म करोगे। भाई लिक्विड्स में, लिक्विड्स जिनको अंग्रेजी में बेवरेजेस भी कहते हैं, पीने वाली चीजों में, सॉलिड आइटम्स को कैसे ही छानोगे भैया। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरी चीज पर, विच इज बाय हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। by hindering growth of microorganisms। MO मतलब microorganism। इसके अंदर याद है सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर आपको माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करना है तो सबसे पहले क्या करिए, लो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिए। अब लो टेम्परेचर के अंदर देखो आने जा रही हूं मैं, इसके अंदर दो चीजों को पढ़ना है। एक होता है सेलार स्टोरेज, सुना होगा सभी लोगों ने, और एक है हमारा प्यारा रेफ्रिजरेशन, जो सबके घरों में होता है, रेफ्रिजरेशन। तो में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि सेलार स्टोरेज होता क्या है? क्या होता है सेलार स्टोरेज? व्हाट डू यू मीन बाय सेलार स्टोरेज? और अगर नहीं बता पाओगे तो कम से कम यही बता दो कि सेलार स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है, कम से कम यही बता दीजिए। What is the temperature of cellar storage? यही बता दो भाइयों और बहनों। कोई नहीं बता रहा है। सेलार मतलब बेसमेंट, अंडरग्राउंड। अगर मॉल वगैरह के भी बेसमेंट में गए हो तो क्या ठंडा ठंडा लगता है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है ना। वाई? बिकॉज बेसमेंट अंडरग्राउंड पोर्शन है जो कि धूप से बहुत ज्यादा दूर है, तो भैया वहां का टेम्परेचर कम रहता है। सेलार स्टोरेज भी यही है बाबू लोग, अंडरग्राउंड चीजों को स्टोर करना। भाई तो कुछ हमारी सब्जियां तो ऐसी होती हैं ना जो अंडरग्राउंड ही ग्रो करती हैं, तो उनको अंडरग्राउंड स्टोर करने में कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। सेलार स्टोरेज का टेम्परेचर भी पूछा जाता है तो इट इज नियर अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ये बन गया आपका पहला एमसीक्यू। ये बन गया सेकंड एमसीक्यू कि भाई अंडरग्राउंड स्टोरेज अगर आप कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज व्हाट? सो दैट्स नोन एज सेलार स्टोरेज। और अगर आप बात करेंगे रेफ्रिजरेशन की, तो रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाता। ध्यान से देख लो ना क्या पढ़ा रहे, कंफ्यूज मत कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है। ये लो टेम्परेचर की बात की मैंने। अब लो टेम्परेचर के बाद इसी प्रिंसिपल के अंदर याद करो दूसरा क्या था, ये बाय हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर लो टेम्परेचर। दूसरा क्या था याद करो, ड्राइंग, मॉइस्चर को रिमूव करो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मॉइस्चर, नमी सबको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो भैया मॉइस्चर को ही अगर हटा दिया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वैसे भी नहीं हो पाएगी। अब समझिएगा, ड्राइंग जो होता है ये कई तरह से होता है, आपको पता होगा। एक तो होता है नेचुरल ड्राइंग, सुना होगा आप लोगों ने, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज इसका टॉपिक अलग से भी है हमारे सिलेबस में, वहां पर हम पढ़ लेंगे। और एक होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग, जिसमें हॉट एयर वगैरह को ब्लो किया जाता है चीजों को सुखाने के लिए। नेचुरल ड्राइंग मतलब क्या, आप सोलर रेडिएशंस की मदद से चीजों को सुखा रहे हो। और आर्टिफिशियल ड्राइंग में हम ड्रायर्स वगैरह को यूज करते हैं। चलो एक सवाल है भाई आप लोगों से, ग्रेजुएशन किया है आप लोगों ने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से, मुझे बताइए एलएसयू ड्रायर किस क्रॉप के ड्राइंग में यूज होता है? यस कम ऑन, एलएसयू ड्रायर किस क्रॉप के ड्राइंग में यूज होता है? एलएसयू जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं ल्यूइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहीं पर इसका डेवलपमेंट हुआ था। चलिए बताइए किस क्रॉप के ड्राइंग के लिए से यूज किया जाता है? दो सवाल है हमारे पास, आंसर कर दिए ना तो पेपर निकल जाएगा, मतलब तुम सही में पढ़ते हो।
और नहीं कर पाए मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हो, और नहीं कर पाए तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो। एक पहला ये क्वेश्चन है और एक और पूछूंगी, ध्यान रखना। कोई और बताएगा? अरे हम जितना लिखाते हैं ना उतना पढ़ लो, समझ करके उतना पढ़ लो, उतने में से सवाल आराम से आ जाता है। कोई बता ही नहीं रहा है भैया राइस के ड्राइंग में यूज होता है भाइयों और बहनों। राइस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक बच्ची ने बस आंसर दिया, ईशा मीना। बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ल्यूइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इतना तो आना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हो तो। चलिए तीसरे कंडीशन पर आते हैं, देख लो ध्यान से, मैं फिर से दिखा रही हूं, कंफ्यूजन हो सकता है आप सभी को। बाय हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका हमने क्या अपनाया, लोअर टेम्परेचर यूज किया। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग करके कर रहे हैं। तीसरी चीज पर आ जाते हैं, विच इज बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तुम लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर केवल एंटीबायोटिक हमको देता है, तुमको देता है फीवर के दौरान? क्या हम लोग भी एक तरह के डॉक्टर्स ही हैं? एंटीबायोटिक्स की मदद से हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक का मतलब ही है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध काम करता हो। कुछ एंटीबायोटिक्स जिनको हम आजकल बड़ा यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन, उनमें से एक निसिन है, एक सबटिलिन नाम का है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। एक एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हिंडरिंग वाला पार्ट कंप्लीट। और चौथा याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जान से मार दो भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। काहे कि हर फंडा तुमने अपना करके देख लिया, उनको रोकने की कोशिश की, उनको छान करके बाहर निकालने की कोशिश की, उनकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी। अगर तो भी नहीं सुधर रहे हैं तो एकमात्र तरीका है खत्म करो, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा याद रखिएगा इसमें दो तरीके, एक तो हीट दे करके, जिसके अंदर हमारे पास पास्चराइजेशन है, और दूसरा होता है स्टरलाइजेशन। में दोनों में अभी डिफरेंसेस को समझा रही हूं आप सभी को। और एक और तरीका है जिसमें हम खाने को रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे भारत में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है। अगर आप रेडिएशन की मदद से फूड आइटम्स में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं तो इसे कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड स्टरलाइजेशन। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है ना, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए अब मैं जल्दी से आपको पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन में कुछ बेहतरीन डिफरेंसेस को समझा देती हूं। आप में से कोई बताना चाहेगा पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के मुख्य डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मेन डिफरेंसेस क्या क्या है, मुझे ये जानना। यस, एनीबडी? कोई बताना चाहेगा मुझे पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के मुख्य डिफरेंसेस कौन कौन से, मेन डिफरेंसेस? जल्दी बताएंगे, एनीबडी ऑफ यू? आप हमारे डेडिकेटेड कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। और हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज के जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन द क्लासेस। यस सनी, ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। पास्चराइजेशन में भी तुम चीजों को गर्म करके ही खात्मा करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। स्टेरिलाइजेशन में भी हीट ही दिया जाता है। पास्चराइजेशन में टेम्परेचर गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। स्टेरिलाइजेशन में टेम्परेचर 100 से ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस सुनो ध्यान से, वो सब 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 फेकोलॉजी है जो तुम लोग लिख रहे हो।
आप देखो टेम्परेचर अगर 100 से कम है तो डेफिनेटली हर टाइप का तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मर नहीं पाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर देते हैं, इसलिए पास्चराइजेशन में सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके। हाँ 85 मतलब 100 से कम ही है ना ईशा, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में हर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ऑल टाइप्स, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, सबको मार देना है। हमको नहीं मतलब भैया कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो, हमको अपने फूड आइटम को प्रिजर्व करना, हम सबका खत्म करेंगे, चाहे वो तुम अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे तुम बुरे हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। पास्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेनली फ्रूट के प्रिजर्वेशन में यूज होता है, ये सब तुमको कोई नहीं बताएगा। और स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? वेजिटेबल्स में। तुम बोलोगे क्यों मैडम? तो बाबू लोग बेचारे, फ्रूट्स वैसे भी नाजुक होते हैं, उनको तल भूंज करके नहीं खाया जाता, इसलिए उनमें पास्चराइजेशन का टेम्परेचर हमेशा 100 से कम रखा जाता है। ज्यादा टेम्परेचर दोगे फ्रूट्स को तो बर्बाद हो जाएंगे वो। और वेजिटेबल्स का क्या है, वैसे भी खोलते हुए तेल में उनको जाना ही है, तो हायर टेम्परेचर पर भी स्टेरिलाइज करोगे तो क्या ही जाना है उनका। I hope like all the points are clear to everybody. Yes or no? सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ भैया। सेशन को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा कंटेंट है? वो तो आपको खुद ही समझ में आएगा। यस, मिल्क में भी यूज होता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का मेन कंसेप्ट तो मिल्क में ही किया जाता था ना बेटा यूज। जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो आपके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ बेस्ड लिखोगे, ठीक है? इतना सारा पढ़ोगे अगर तो एमसीक्यू छूट जाएगा। एकदम सही सटीक चीजों को पढ़िए, नहीं तो फिर एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं होने वाला है। प्रिवेंशन और सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। अभी किसी ने मुझसे ब्लांचिंग पूछा था ना, सुनोगे ध्यान से। प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। मैंने कहा ना, हमें बर्बाद करने के पीछे या तो हमारे दोस्त यार होते हैं, ऐसे ही अब दोस्त यार को मैं बदनाम नहीं कर रही हूं, एक बात बोल रही हूं, या फिर हम खुद से ही बर्बाद हो जाते हैं। हमें पढ़ना है, हमको पता है हमारा पेपर असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर का, या तो हमारा दोस्त हमें डिस्टर्ब कर रहा है या तो हम खुद ही पढ़ना नहीं चाह रहे, होता है ना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ भी ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनको तहस नहस करते हैं और बहुत बार ये अपनी वजह से भी बर्बाद हो जाते हैं। और इनके बर्बादी का कारण यहां पर कौन बनता है? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है मेरी भाई या बहन है? नहीं, एंजाइम्स आर केमिकल्स which are naturally present in fruits and vegetables. सुनते जाइएगा, बस इसको मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट जो मेरा सेशन होने वाला है वो ऐप पर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने भी बच्चे कोर्स के अंदर इनरोल्ड, शायद कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं, आप उस पर्टिकुलर क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। यू कैन एंजॉय दैट पर्टिकुलर क्लास। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चाय दूध वाली अगर बना के रखते हो, देखना ध्यान से, दूध वाली चाय को बना दिया, 2 घंटे बाद जाकर के उस दूध वाली चाय का शक्ल देखना तुम, उसका कलर डार्क हो जाता है, ब्राउनिश डार्क ब्राउन, एकदम काले कलर की ओर वो बढ़ना चालू कर देता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज चाय क्या हो जाता है बाबू? ऑक्सीडाइज। एंड ऑक्सीडेशन एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है चीजों के खराब होने का। इसीलिए दूध की चाय अगर आपने 1 घंटे पहले बनाई है, 1-1.5 घंटे बाद जाके पियोगे ना, ओ हो, इतना गंदा लगता है ना कि तुम थूक दोगे उसको। The reason is oxidation. तो ये जो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है फलों में, सब्जियों में, सेल्फ डिकम्पोजिशन मतलब खुद के कारण से बर्बाद होना, इसका मुख्य कारण होता है एंजाइम। एंजाइम्स हवा की कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके चीजों को खराब कर देते हैं। कौन कौन से एंजाइम सेल्फ डिकम्पोजिशन करवाते हैं? पीपीओ, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। एक और एंजाइम है
जो बर्बादी का कारण बनता है फलों के लिए और सब्जियों के लिए, टायरोसिनेज, और भी हैं, बट तुम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कोई अगर एएफओ वगैरह का तैयारी करता है तो वहां पर ये सब काम आता भी, अदरवाइज तो इतना डिटेल नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब यही सारे एंजाइम्स है जो हवा के कांटेक्ट में आने के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके चीजों का रंग जो है वो भूरा कर देते हैं। सेल्फ डिकम्पोजिशन की वजह से ही बेटा भाटा हो गया, ब्रिंजल, केला हो गया, सेब हो गया, आलू हो गया, इन सब में क्या हो जाता है, ब्राउनिंग, देखना काटने के बाद भूरे पड़ जाते हैं। और क्योंकि ये एंजाइम्स की वजह से होने वाला ब्राउनिंग है, इसीलिए इसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। आप कोई तो ब्लांचिंग का दे रहे थे ना, तुम लोग बोल रहे थे ना ब्लांचिंग क्या है मैडम, वो बताओ। तो अब सुनो ध्यान से, एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हीट दिए जाने पर डीनेचर कर जाते हैं। डीनेचर करने का मतलब नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट ही हो गए तो भैया, अगर एंजाइम नष्ट हो गए तो क्या ब्राउनिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टू प्रिवेंट सेल्फ डिकम्पोजिशन, हम क्या करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं। एंजाइम की एक प्रॉपर्टी मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर इनको हीट दे दिया ना तो ये बर्बाद हो गए, फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। और एंजाइम्स को बर्बाद करोगे तभी तो तुम्हारा फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्व होगा, बिकॉज उनके खराब होने के पीछे का कारण भी एंजाइम है। ब्लांचिंग में कुछ नहीं करने का, सब्जी लेने का भैया, उसको गुनगुने या गर्म पानी में डुबो करके बाहर निकाल देने का। गर्म पानी में, टेम्परेचर अभी नहीं जानो, उतना नहीं पूछेगा तुम्हें, वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सब्जियों को करोगे ना, याद रखना ब्लांचिंग, गर्म पानी में डुबा करके निकाल दो। इससे क्या होगा भैया? गर्म था पानी, पानी गर्म था, और पानी अगर गर्म था तो ये जाते साथ एंजाइम को क्या कर देगा? डीनेचर। अब जो एंजाइम हमारे फलों को, सब्जियों को बर्बाद कर रहा था, अगर वही नष्ट हो जाए तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो प्रिजर्व होंगे ही ना, खराब नहीं होंगे ना। इसीलिए तो वो मुहावरा आया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहां पर बांस था कौन भैया? एंजाइम, और बांसुरी क्या थी? खराब होने का प्रोसेस। अब जब एंजाइम ही खराब हो गया तो कैसे ही खराब होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हाँ जी भाई और बहनों, समझ में आई सारी चीजें? जल्दी बताइए। आप में से कितने बच्चे कोर्स में एनरोल हो गए हैं? हाँ जी, कोर्स में एनरोलमेंट हो गया आप लोगों का? हमारे डेडिकेटेड कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, मैं बार बार कह रही हूं। इतना कुछ पढ़ा है हमने, टाइम लगेगा आपको याद करने में। तो भाइयों और बहनों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं फिर से कह रही हूं, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक बार और बोल दीजिए एंजाइम। एंजाइम का डीनेचर होना मतलब एंजाइम खराब हो जाना, और अगर एंजाइम खराब हो जाएगा तो वो हमारे फलों को और सब्जियों को खराब करने की औकात ही खत्म हो जाएगी उसकी। यही बोल रहे थे सानिया। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ अभी सुनो ध्यान से, कि आपको अगर सेशन सही में अच्छा लगता है ना तो प्लीज शेयर किया कीजिए सेशन को, सो दैट और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। भाई 281 पोस्ट की बात हुई है ना, सारे पोस्ट क्या तुम ही ले जाओगे? तुम्ही को ले जाना है सारे पोस्ट? हाँ, सारे पोस्ट तुम्ही को ले जाना है भाई, बाकी लोगों का भी उद्धार होने दो ना, तुम्हारा भी हो जाए, बाकियों का भी हो जाए। भाई नौकरी बहुत जरूरी है, वो भी आज के समय पे जब बहुत कम हैं अपॉर्चुनिटीज, तो भाई थोड़ी सबकी मदद कर दिया करो और सबको शेयर कर दिया